जय हिंद साथियों। कक्षा 11 के इतिहास के प्रथम अध्याय में आपका स्वागत है, जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। एक पार्ट करने के बाद दूसरे पार्ट को आज हम कोशिश करेंगे इस पूरे अध्याय को समाप्त कर दें। लाइन वाइज हम इसको पढ़ेंगे ताकि आपको बुक की आवश्यकता ना पड़े। परीक्षा के साथ साथ 12वीं की परीक्षा के साथ साथ अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए भी आवश्यक जो जानकारी है साथ साथ हम शेयर करते रहेंगे। धैर्य के साथ मुख्य चीज़ों को नोट करते रहें। चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा, इसके बारे में हम यहाँ जानने का प्रयास करते हैं। 5000 ईस्वी पूर्व से ईसा मसीह के जन्म से 5000 वर्ष पहले, ईस्वी पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, दक्षिणी जो मेसोपोटामिया है, दक्षिणी मेसोपोटामिया हमने मैप में पिछले वीडियो में हम इसको विस्तार से समझा था। बस्तियों का विकास होने लगा था। जो दक्षिणी मेसोपोटामिया का दक्षिणी जो भाग है वहाँ पर बस्तियों का लोगों के रहने का आरंभ हो चुका था। इन बस्तियों में से कुछ ने प्राचीन शहरों का रूप ले लिया था। ये शहर कई तरह के थे। पहले वे जो मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए, दूसरे जो व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए, और तीसरे शाही जो शहर होते थे। यानी कि इसमें से पहली 2 श्रेणी के शहर पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। यानी कि 3 टाइप शहरों की यहाँ बताई गई। सबसे पहला है मंदिरों के चारों ओर। कहीं पहले मंदिर बना, उसके आसपास लोग बसने शुरू हो गए और उनसे जुड़ी जो वस्तुएं, चीज़ें वो वहाँ बाज़ार के रूप में लगने लगी। तो इस प्रकार मंदिर नगर बने। जो पहले मंदिर थे आसपास, उसके धीरे धीरे एक समुदाय पनपने लगा। ज़रूरत की चीज़ों की पूर्ति के लिए बहुत सारी चीज़ें वहाँ एक इकट्ठी होने लगी। दूसरे व्यापार के केंद्र, कहीं व्यापारिक गतिविधियाँ, कोई फैक्ट्री, कोई काम धंधा, कोई दुकान, कुछ इस किस्म से वहाँ बनी। उसके बाद धीरे धीरे वो विकसित होकर शहरों के रूप में विकसित हो गए। और तीसरा था शाही जो शहर था, जहाँ अमीर शासक वर्ग रहता था। तो हम यहाँ 2 मंदिर नगर और जो व्यापार के केंद्र हैं, व्यापारिक नगर, उनके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने अपने मूल स्थान का पता नहीं, जिनके मूल स्थान का पता नहीं, जो बाहर से लोग आकर बसे, अपने गांव में कुछ चुने हुए स्थानों या मंदिरों को बनाना, उनका पुनर्निर्माण करना शुरू किया। कोई व्यक्ति बाहर से आया, सबसे पहले वो वहाँ पर कुछ विशेष स्थानों को चुनकर अपना घर और मंदिर बनाता है रहने के लिए, धार्मिक स्थान का निर्माण करता है ताकि वह सुरक्षित महसूस कर सके अपने आप को। सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था, छोटा सा मंदिर था जो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास होते थे। जो मंदिर बने उनमें अनेक जो देवी देवता थे उनको निवास यानी कि मूर्तियों को स्थापित किया जाता था। जैसे उर को चंद्र देवता को उर कहा गया। इनान्ना युद्ध और प्रेम की देवी, इनको आप नोट करें। इनान्ना मेसोपोटामिया में युद्ध और प्रेम की देवी के रूप में मानी जाती थी। उर जो है वो चंद्रमा का एक प्रतीक था, चंद्र का देवता था। ये मंदिर ईंटों के बनाए जाते थे, समय के साथ साथ बड़े होते गए। उनके खुले आंगन के चारों ओर कई कमरे बने होते थे। जो मंदिर थे उनके चारों ओर कमरे बने होते थे और बीच में एक आंगन खुला स्थान होता था। कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे। ये हमारा प्रश्न भी है। कुछ जो मंदिर थे आरंभ में, शुरू में जो मंदिर बने, वो एक घर जो होते थे, आम आदमी के जो घर होते थे, उन्हीं के आधार पर उन्हीं की किस्म के बने हुए थे। यानी कि उन्हीं में मूर्तियाँ स्थापित कर दी गई। तो वे मनुष्य के रहने के स्थान से अलग नहीं होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवता का घर ही होता है। लेकिन मंदिरों की बाहरी जो दीवारें हैं कुछ खास अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी। उनको कुछ अलग से बनावट, किनारे दीवारों को मोड़ देकर कुछ अलग उन पर एक
शिल्पकला का प्रयोग किया गया। यही मंदिरों की विशेषता थी। साधारण घरों की दीवारें ऐसी नहीं होती थी, तो उसमें थोड़ा थोड़ा समय के साथ बदलाव आना शुरू हो गया था। देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था। जो देवता थे वो पूजा के मुख्य रूप से केंद्र बिंदु थे। लोग देवी देवता के लिए अन्न दही मछली लाते थे। पुराने ज़माने के मंदिरों के फर्शों पर मछली की हड्डियों की परतें जमी हुई मिली। ये उसके प्रमाण मिले उन मंदिरों में। आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों, मत्स्य जो मछली, स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। जो उनके किन लोगों को, वो किन देवताओं को पूजते थे, जो उनके मुख्य रूप से काम धंधों से जुड़े होते थे, खेती से जुड़े होते थे, उनके मछली को जो कारोबार होते थे उनसे जुड़े होते थे। और स्थानीय लोगों के जो पशुधन होते थे, जिन पशुओं को पालते थे, उनके स्वामी उनको माना जाता था। समय समय पर जो उपज थी उसको उत्पादित वस्तुओं के बदले की प्रक्रिया, जैसे तेल निकालना, अनाज पीसना, काटना, ऊनी कपड़ों आदि को बुनना आदि यहीं की जाती थी। यानी कि जो इस प्रकार के काम धंधे थे सामूहिक रूप से, वो इन स्थानों पर बैठकर, जो खुला आंगन होता था मंदिर का, वहीं पर ये कार्य किए जाते थे। घर परिवार से ऊपर के स्तर पर व्यवस्थापक, व्यापारी के नियोक्ता, अन्न हल जोतने वाले, पशुओं, रोटी, जौ की शराब, मछली आदि के आवंटन और वितरण के लिए लिखित जो अभिलेख थे, उसके पालक के रूप में मंदिर ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप बढ़ा लिए और मुख्य शहरी संस्था का रूप ले लिया। लेकिन अन्य दूसरे कारक भी इस व्यवस्था में विद्यमान थे। यानी कि इसमें क्या दिखाया है, इसमें ये बताया गया है कि मनुष्य से जुड़े जितने भी उसके कार्य होते थे वो सारे के सारे मंदिर से जुड़े होते थे। जैसे इसमें बहुत सारे दिए हैं कि परिवार के स्तर से जो व्यवस्था करने वाले, व्यापारियों को नियुक्त करने वाले, अन्न, हल, किसान, रोटी, शराब, मछली, जितने भी सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी गतिविधियां मंदिरों के साथ जोड़ दी गई, जितने भी क्रियाकलाप थे। और मुख्य रूप से जो मंदिर थे वो अब एक सबसे बड़ी और मुख्य शहरी संस्था का रूप इन्होंने ले लिया था। सारी गतिविधियां यहीं से संचालित होती थी। लेकिन इसके साथ कुछ अन्य कारक भी जुड़े हुए होते थे। ज़मीन में प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद कृषि कई बार संकटों से घिर जाती थी। उपजाऊ थी कृषि, लेकिन फिर भी कोई न कोई संकट, प्राकृतिक आपदा फसल पर आ जाती थी। फरात नदी की प्राकृतिक धाराओं में किसी वर्ष तो ज़्यादा पानी बह आता था, फसलों को डुबो देता था। कई बार फरात नदी में ज़्यादा अधिक पानी आना, बाढ़ आने की वजह से फसलें खराब हो जाती थी। ये धाराएं अपना रास्ता बदल लेती थी, जिससे खेत सूख जाते थे। यानी कि पानी आज किसी के खेत के पास से बह रहा है तो हो सके वो धारा बदलकर किसी और स्थान पर चला जाए, तो खेतों के लिए पानी नहीं था। जैसा कि पुरातात्विक अभिलेखों से पता चलता है, मेसोपोटामिया के इतिहास में गांव समय समय पर पुनः स्थापित किए जाते रहे। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर गांव बदलते रहे इन धाराओं के बदलने से, क्योंकि पानी की कमी से, कृषि की कमी से वो स्थान छोड़ देते थे, या बाढ़ की अधिकता से, या पानी की कमी से। इन प्राकृतिक आपदाओं के अलावा कई बार मानव निर्मित समस्याएं भी आ खड़ी हो जाती थी। जो लोग इन धाराओं के ऊपरी इलाकों में रहते थे, वे अपने पास जल की धारा से इतना ज़्यादा पानी अपने खेतों में ले लेते थे कि धारा के नीचे की ओर बसे गांव के लोगों को पानी नहीं मिलता था। ये एक मंदिर का एक प्रवेश द्वार, भट्ठी और वेदिका दी हुई है। इस चित्र को देखिए आप। इसमें दक्षिणी मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन ज्ञात मंदिर है, लगभग 5000 ईस्वी पूर्व, उसका नक्शा दिया हुआ है। प्रवेश द्वार इसमें एक है, साथ में भट्ठी दी हुई है, और वेदिका जो इसके अंदर एक रेलिंग, यानी कि जो वर्गाकार, कोई आयताकार वर्गाकार कोई रेलिंग टाइप होती थी कोई अंदर मंदिर के, तो ये उसका चित्र दिया हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए ये चित्र, और फिर आप देखिए एक लगभग 3000 ईस्वी पूर्व में निर्मित एक मंदिर, जिसका खुला हुआ आंगन है और बाहरी और भीतरी मुख भाग चित्र में दिखाया गया है। ये चित्र आप देख सकते हैं, जो 3000 ईस्वी पूर्व का है। खुदाई के बाद ये इस प्रकार का निकला हुआ है। बीच में खुला आंगन है, आसपास कमरे बने हुए। जो बीच का आंगन होता था, जो हमने पढ़ा था कि वहाँ
सभी प्रकार की गतिविधियां संचालित होती थी। ये लोग अपने हिस्से की सरणी में से गाद नहीं निकालते थे, जिससे बहाव रुक जाता था और नीचे वालों को पानी नहीं मिलता था। इसलिए मेसोपोटामिया के तत्कालीन देहातों में ज़मीन और पानी के लिए बार बार झगड़े भी होते थे। इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती थी, ऊपर से नीचे, तो कई बार लोग जब पानी कम होता था तो उन नदियों के प्रवाह को अपने खेतों में मोड़ लेते थे, तो नीचे के जो हिस्से होते थे, दक्षिणी जो मेसोपोटामिया था, वहाँ पानी नहीं पहुँच पाता था। तो इस वजह से, और दूसरा कि ये लोग अपने हिस्से की जो सरणी है, सरणी मतलब जो एक दो धाराएं बहती थी, उसमें गाद इकट्ठी हो जाती थी, उसको नहीं निकालते थे, जिससे बहाव रुक जाता था, पानी आगे आना बंद हो जाता था। इस कारण से जो नीचे के गांव थे, नीचे के जो दक्षिणी के इलाके के भाग के पानी नहीं पहुंच पाता था वहां, तो तत्कालीन देहातों में, गांव में पानी और ज़मीन के लिए बार बार झगड़ों का भी जिक्र मिलता है। जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक लड़ाई चलती थी तो मुखिया लड़ाई जीतते थे। वे अपने साथियों और अनुयायियों को लूट का माल बराबर बांटकर खुश कर देते थे। जब लड़ाइयाँ होती थी तो जीतने वाला जो पक्ष होता था, वह अपने साथियों को, जिसको लड़ाई में साथ देते थे, उनको लूट में जो माल मिलता था उसको सभी में बांट देते थे, उनको खुश कर देते थे। हारे हुए जो लोग थे उनको बंदी बना लिया जाता था और वे चौकीदार और नौकर के रूप में उनसे काम लिया जाता था। तो ये वहाँ की स्थिति है। इस प्रकार वे अपना प्रभाव, अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ा लेते थे, तो उनका प्रभाव भी बढ़ता था, उनके अनुयायी भी बढ़ते थे। किंतु युद्ध में विजयी होने वाले ये नेता स्थायी रूप से समुदाय के मुखिया नहीं बनते थे कि परमानेंट ही उनके कोई नेता या राजा या मुखिया बन जाए, ऐसा नहीं था। आज है तो कल वो चले जाते थे, लेकिन बाद में एक ऐसा समय आया जब इन नेताओं ने समुदाय के कल्याण पर ध्यान देना शुरू कर दिया। पहले ये सिर्फ लूटमार के उद्देश्य से आते थे, लूटमार करके बंदी बनाकर लोगों को अपने चले जाते थे, स्थायी नहीं रहते थे। लेकिन फिर ये समुदाय के कल्याण पर थोड़ा विचार करने लगे, तो उस दिशा के बाद इन नई नई संस्थाएं और परिपाटियां स्थापित होने लगी, नए विचार आए, नई संस्थाएं बनने लगी, नए नियम बनने लगे, इनकी सोच में परिवर्तन आया। इस समय के विजेता मुखियाओं ने कीमती भेंटों को देवताओं को अर्पित करना शुरू कर दिया। जो देवता थे उनका महत्व तो बढ़ गया था, जिससे कि समुदाय में मंदिरों की सुंदरता बढ़ गई। जो पैसा पहले वो आपस में बांटते थे लूट का, अब धीरे धीरे ये जो मुखिया स्थायी हो गए, समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए, समुदाय के कल्याण के लिए काम करने लगे, देवताओं को और मंदिरों को सजाने लगे। उन्होंने लोगों को उत्कृष्ट पत्थरों और धातुओं को लाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा, जो देवताओं और समुदायों को लाभ पहुंचा सके। मंदिर की जो धन संपदा थी उसके वितरण का और मंदिरों में आने जाने वाली वस्तुओं का हिसाब किताब भी रखने लगे, ताकि मंदिर का संचालन अच्छे तरीके से हो सके। जैसा कि एन मरकर से जुड़ी कविताएं बताती हैं कि इस व्यवस्था ने राजा को और ऊंचा स्थान दिलाया और समुदाय पर उसका पूर्ण जो नियंत्रण है वो बना रहा, यानी कि उसको मदद मिली। हम पारस्परिक हितों को सुदृढ़ करने वाले विकास के एक ऐसे दौर की कल्पना कर सकते हैं जिसमें मुखिया लोगों ने ग्रामीणों को अपने आसपास बसने के लिए प्रोत्साहित किया। कि ऐसा समाज एक विकसित हुआ कि जो मुखिया लोग थे ग्रामीणों को अपने आसपास बसाने लगे, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत सेना इकट्ठी की जा सके, कि जब ज़रूरत हो उनको लोगों की तो सेना उनसे तैयार कर सके। इसके अलावा लोग एक दूसरे के आसपास रहने से स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस करने लगे थे। उरूक जो उन दिनों सबसे पुराने नगर मंदिरों में से एक था, यानी कि उरूक को आप नोट कीजिए, ये एक नगर मंदिर है। जो पहले मंदिर बना फिर नगर बना, तो इसको मंदिर नगरों में से एक है, सबसे पुराने में उरूक। से हमें सशस्त्र वीरों और उनके हताहत हुए शत्रुओं के चित्र मिलते हैं कि वे वहाँ युद्ध हुए हैं।
ये व्यक्ति है, ये से दया की भीख मांग रहा है। ये बंदी हैं जिसके हाथ बंधे हुए हैं, ये ऐसे हाथ बंधे हुए हैं, तो ये इनको लेके जा रहे हैं। तो ये ऐसा एक चित्र दिया हुआ है। मोहर एक शहरी शिल्प कृति। इसको देखिए, मोहरों के बारे में क्या है। भारत में प्राचीन काल से पत्थर की मोहरें होती थी जिन पर चिन्ह अंकित किए होते थे। भारत की बात कर रहे हैं हम, प्राचीन काल से भारत में। लेकिन मेसोपोटामिया में पहली सहस्त्राब्दी के अंत तक पत्थर की बेलनाकार मोहरें जो बीच में आर पार छिदी होती थी, यानी कि उनके आर पार बीच में सुराख होता था, एक तीली लगाकर गीली मिट्टी के ऊपर घुमाई जाती थी। उस प्रकार उससे लगातार चित्र बनता जाता था। वे अत्यंत कुशल कारीगरों द्वारा उकेरी जाती थी। कभी कभी उनमें से ऐसे लेख होते थे जिस पर मालिक का नाम, उसके इष्ट देव का नाम, उसकी कोई पदीय स्थिति, उसका पद क्या है, किसी कपड़े की गठरी या बर्तन के मुंह को चिकनी मिट्टी से लीप पोत कर उस पर वह मोहर घुमाई जाती थी, जिससे उसमें अंकित लिखावट मिट्टी की सतह पर छप जाती थी। उससे इस गठरी या बर्तन में रखी वस्तुओं को मोहर लगाकर सुरक्षित किया जाता था। जब इस मोहर को मिट्टी की बनी पट्टिका पर लिखे पत्थर पर घुमाया जाता था तो मोहर पर पत्थर की प्रामाणिकता की प्रतीक बन जाती थी। इस प्रकार मुद्रा सार्वजनिक जीवन के नगरवासी की भूमिका को दर्शाती थी। यानी कि जैसे भारत में हमने पढ़ा था, भारत में जो पत्थर की मोहरें होती थी वो किसी भी चीज़ के बांध करके, जैसे आज लाख का हम इस्तेमाल करते हैं सील लगाने के लिए, उनको लगाया जाता था। भारत में पत्थर की जो एक मोहरें होती थी। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ ये बताया गया है कि सहस्त्राब्दी ईस्वी पूर्व, यानी कि सहस्त्राब्दी का मतलब 1000 वर्ष, ईस्वी पूर्व 1000, सहस्त्राब्दी का मतलब 1000 वर्ष, उसके अंत तक भी जो बेलनाकार मोहरें होती थी, चित्र अभी आप देखेंगे तो वे जो बेलनाकार मोहरें होती थी उनमें आर पार एक सुराख होता था, उसमें कोई लकड़ी या कोई नुकीली चीज़ डालकर किसी गीले जो मिट्टी होती थी उसके ऊपर घुमाई जाती थी, उसके ऊपर कुछ अंकित होता था। जब वो उस गीली मिट्टी के ऊपर घुमाते थे तो उसकी चित्र जो थे उसके ऊपर छप जाते थे, या कपड़े के ऊपर अगर उसको लगाना होता था तो उसके ऊपर वो छप जाते थे। तो इस प्रकार किसी भी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर, जैसे आज हम प्रयोग करते हैं, लाख का इस्तेमाल करते हैं, उसको सुरक्षित बनाए रखने के लिए कि इसमें कोई किसी छेड़छाड़ इसके साथ नहीं हुई, तो उसी प्रकार वो इस चीज़ का प्रयोग करते थे। ये देखिए, ये मोहरें दिखाई गई है, 5 पुरानी बेलनाकार मोहरें हैं, उनके छापे दिए हुए हैं। जब इनको किसी मिट्टी के ऊपर गड़ाया जाता था, घुमाया जाता था, तो वो नीचे छप जाती थी। प्रत्येक की छाप का विवरण दे और उन पर कीलाकार लिपि भी अंकित है, उनके ऊपर कुछ लिखा हुआ भी है। अगर आप नहीं समझ पाए तो दोबारा देखें कि ये बेलन के आकार की कुछ मोहरें दी हुई हैं। इनको गीली मिट्टी पर या कपड़े के ऊपर लगाया जाता था, घुमाया जाता था, सुराख इनके अंदर होता था। तो जब ये इनके ऊपर घूमती थी तो ये छप जाते थे, जो इनके ऊपर चित्र अंकित हैं वो ये छपते चले जाते थे गीली मिट्टी के ऊपर। ये आप देख रहे हैं जो पिक्चर, ये इनके ऊपर छपे होते थे। जब इनके गीली मिट्टी के ऊपर इनको घुमाया जाता था तो ये उसके ऊपर अपने वही चित्र अंकित कर देते थे। अब नेक्स्ट देखिए, शहरी जीवन। ऊपर के विवरण से हमें पता चलता है कि नगरों की जो सामाजिक व्यवस्था में एक उच्च वर्ग, सम्भ्रांत यानी कि अमीर वर्ग का एक जन्म हो चुका था। धन दौलत का ज़्यादातर हिस्सा समाज के एक छोटे से वर्ग में केंद्रित था। जो अमीर लोग थे, ज़्यादातर धन संपत्ति उन्हीं के पास थी। इस बात की पुष्टि तथ्य से होती है कि बहुमूल्य जो चीज़ें थी, आभूषण, सोने के पात्र, सफ़ेद सीप या लाजवर्त के जड़े हुए लकड़ी के वाद्य यंत्र, सोने के सजावटी खंजर जो यानी कि नुकीले कोई हथियार होते हैं, विशाल मात्रा में उर के राजाओं और रानियों की कब्रों और समाधियों में से मिले हैं, उनके साथ दफनाए गए थे। लेकिन आम आदमी की स्थिति ऐसी नहीं थी। ये चीज़ें जो हैं, महंगी जो चीज़ें थी,
वो जो अमीर लोग होते थे, राजा रानियाँ होती थी, उनकी समाधि उन कब्रों से मिले हैं। कानूनी जो दस्तावेज थे जैसे विवाह, उत्तराधिकार आदि से संबंधित पता चलता है कि मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को आदर्श माना जाता था। एकल न्यूक्लियर फैमिली, जिसको आज आप छोटा परिवार कहते हैं। तो वहाँ पारिवारिक स्थिति का आप वर्णन करें। क्वेश्चन ये है कि भाई जो मेसोपोटामिया है वहाँ के परिवार की स्थिति का, सामाजिक स्थिति का आप कैसे वर्णन करोगे। जो कानूनी दस्तावेज़ हैं विवाह और उत्तराधिकार के, वो ये कहते हैं कि वहाँ का जो समाज था वो एकल परिवार को आदर्श मानता था, अच्छा मानता था। हालांकि एक शादीशुदा अपना बेटा, उसका परिवार अपने माता पिता के साथ ही रहा करते थे। पिता परिवार का मुखिया होता था। यह हमें विवाह की प्रक्रिया और विधि के बारे में भी कुछ जानकारी देते हैं, जैसे कि हमारे भारत में ऐसा होता है, उसी प्रकार की स्थिति यहाँ भी थी। विवाह की प्रक्रिया विधि की जानकारी देखिए। विवाह करने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती थी। वधू के माता पिता उसके विवाह के लिए अपनी सहमति देते थे, यानी कि माता पिता की विवाह में सहमति अनिवार्य होती थी। इसके बाद वर पक्ष के लोग वधू को कुछ उपहार देते थे, भेंट देते थे, जैसे आम प्रचलन में आज भी आप देखते हैं। जब विवाह की रस्म पूरी हो जाती थी, दोनों पक्ष जो हैं ओर से उपहार एक दूसरे को लिए दिए जाते थे। एक साथ बैठकर भोजन करते थे, फिर मंदिरों में जाकर भेंट चढ़ाते थे। जब नववधू को उसकी सास लेने आती थी, तब वधू को उसके पिता द्वारा उसकी दाय का हिस्सा दे दिया जाता था। पिता का घर, पशुधन, खेत उसके पुत्रों को मिलते थे। तो इस प्रकार ये दिखाया, जैसे हम अपने आज भी हम अपने भारत में इस प्रकार के रीति रिवाज, उन चीज़ों को देखते हैं। वो सारी प्रक्रिया यहाँ दिखाई गई है कि भाई जब कोई शादी होती है तो उसमें ये सारी प्रक्रियाएं आप इसको अपने आसपास समाज में भी देखते हैं। इसमें और एक अहम बात ये बताई गई है कि विवाह के संपन्न होने के बाद, धार्मिक जो क्रियाकलाप थे उनको करने के बाद, वधू को उसके पिता के द्वारा अपनी आय, ये आय है यहाँ दाय नहीं, आय का हिस्सा दे दिया जाता था जो उसकी बेटी है उसको। लेकिन पिता का जो घर, पशुधन, खेत उसके पुत्रों को मिलते थे। यानी कि ये चीज़ें तो जो व्यक्ति था, वो पिता था, लड़की का अपने बेटों को देता था, लेकिन पिता द्वारा उसकी आय का जो हिस्सा है वो बेटी को दे दिया जाता था। ये अहम यहाँ माना गया है, क्योंकि यहाँ महिलाओं की स्थिति काफ़ी कुछ हद तक अच्छी रही है। कि जैसे इसमें कुछ और भी दिया है कि परिवार में जैसे कुछ रिवाज हमारे जैसे ही थे, परिवार में पुत्र का होना भी आवश्यक माना जाता था और माता पिता अपने बच्चों को बेच भी सकते थे, कुछ ऐसे भी उदाहरण मिले हैं। और महिलाओं की स्थिति हालांकि काफ़ी अच्छी थी। पुरुषों के साथ धार्मिक सामाजिक जो क्रियाकलाप थे उनमें भाग लेने की उनको अनुमति थी। पति की मृत्यु के बाद पति की जो संपत्ति थी उसकी यानी कि एक रक्षक मानी जाती थी। पत्नी को भी तलाक लेने और पुनः विवाह करने का अधिकार था। एक अच्छी बात थी इस समाज में। वे अपना स्वतंत्र व्यापार भी कर सकती थी। वे अपनी अलग से दास दासियां भी रख सकती थी। समाज के और पुरोहित के अन्य जो उच्च पद होते थे उन पर भी वो नियुक्त हो सकती थी। उस समाज में यानी कि पुरुष एक स्त्री से विवाह करता था, मतलब पुरुष एक स्त्री से विवाह करता था, लेकिन कुछ अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ उपपत्नियां भी रखने का अधिकार होता था। तो यहाँ पर ये स्थिति दी गई है। दासों के बारे में भी आगे कुछ हम जैसे जैसे आएगा उसको आगे पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, अब उर नगर का अवलोकन करते हैं हम। वो स्थिति, हम पारिवारिक स्थिति को, सामाजिक स्थिति को हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट देखिए, जो उर नगर जो है एक महत्वपूर्ण नगर है। उन नगरों में से एक है जहाँ सबसे पहले खुदाई की गई थी। सबसे पहले उर नगर में खुदाई की थी, उन्हीं में से एक है। मेसोपोटामिया का एक ऐसा नगर था जिसके साधारण घरों की खुदाई 1930 के दशक में, 1930 के दशक का मतलब 10 वर्ष, 1930 से 40 के बीच का जो समय, इसमें टेढ़ी मेढ़ी और संकरी गलियां पाई गई, जिससे पता चलता है कि पहिए वाली जो गाड़ियां हैं वहाँ घरों के अंदर नहीं पहुँच पाती थी। यानी कि वहाँ जैसे हमारा हड़प्पा संस्कृति थी जो भारत की थी, उसमें
जो नालियाँ गलियाँ थी वो बड़ी डेवलप्ड थी, बड़ी विकसित थी वो। लेकिन यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी जो संकरी गलियाँ थी, बहुत टाइट गलियाँ थी, वहाँ पर कोई भी गाड़ी अंदर नहीं जा सकती थी। समाज के जो अनाज के बोरे हैं और ईंधन के गट्ठड़ वे गधे पर लादकर घरों तक ले जाए जाते थे। पतली और घुमावदार गलियाँ थी। घरों के भूखंडों का एक जैसा आकार न होने से निष्कर्ष निकलता कि नगर नियोजन की पद्धति का अभाव था। जबकि हमारी हड़प्पा संस्कृति में जो नगर नियोजन की एक पद्धति अपनाई गई थी आधुनिक तरीके से, वो फिर उसमें नगर नियोजित रूप से एक प्लान के हिसाब से योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए थे, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ गलियों के किनारे जल निकासी के लिए उस तरह की नालियाँ नहीं थी जैसा कि समकालीन हमारे मोहनजोदड़ो में पाई जाती थी। ऐसी नालियाँ नहीं थी पानी की निकासी के लिए। गलियाँ सड़का जो नगर योजना हमारे जैसी नहीं थी यहाँ, बल्कि जल निकासी की नालियाँ और मिट्टी की नालिकाएँ उर नगर के घरों के भीतर आंगन में ही पाई जाती थी, जिससे यह समझा जाता था कि घरों की छतों का ढलान भीतर की ओर होता था कि छत का पानी वर्षा का घर के अंदर आए और वर्षा का पानी निकास नालियों के माध्यम से भीतरी आंगनों में बने हुए हौज़ों तक ले जाया जाता था। हौज़ अभी हम पढ़ेंगे, ज़मीन में एक ढका हुआ गड्ढा होता था जिसमें पानी और गंदगी इकट्ठी हो जाती थी। तो ऐसे हौज़ जो थे एक कुएं टाइप बनाए हुए थे। शायद यह इसलिए किया गया था कि एक साथ तेज़ वर्षा आने पर घर के भीतर कच्ची जो गलियां हैं वो पूरी बुरी तरह से कीचड़ से न भर जाएं, इसलिए वो गहरे या कुएं की भांति हौज बनाए गए थे। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि लोग अपने घरों का सारा कूड़ा कचरा बाहर कर गलियों में ही डाल देते थे, जहां वह आने जाने वाले लोगों के पैरों के नीचे आता रहता था। इस प्रकार बाहर कूड़ा डालते रहने से गलियों की सतह ऊंची उठ जाती थी कि कूड़े की भी कोई निपटान की व्यवस्था नहीं थी। अपने घरों का कूड़ा बाहर गलियों में फेंक देते थे, जिससे गलियां ऊंची उठती चली गई और उनके जो घर थे वो नीचे होते चले गए, जिसके कारण कुछ समय बाद घरों की जो दहलीज थी उसको भी ऊंचा उठाना पड़ता था ताकि वर्षा के बाद जो कीचड़ बहकर घरों के अंदर ना आ सके। दहलीज जो घर का मुख्य द्वार होता था उसको भी फिर उन्हें ऊंचा उठाना पड़ता था ताकि जो वर्षा का पानी है गंदगी के साथ अंदर घरों में ना आए। कमरों के अंदर रोशनी खिड़कियों से नहीं बल्कि उन दरवाज़ों से होकर आती थी जो आंगन में खुला करते थे। इससे घरों के परिवारों में शायद गोपनीयता बनाए रखने के लिए उन्होंने खिड़कियों से रोशनी वाला विषय नहीं था, दरवाज़ों से ही रोशनी आती थी। जो खुले आंगन में होते थे वहीं से रोशनी आती थी, खिड़कियों का प्रयोग अधिकतम नहीं था। घरों के बारे में कई तरह के अंधविश्वास भी प्रचलित थे। अंधविश्वासी भी थे वो, जिसके विषय में उर में पाई गई सगुन अपसगुन संबंधी अनेक बातें पट्टिकाओं के ऊपर लिखी हुई मिली है। जैसे घर की दहली ऊंची उठी हुई हो तो वह धन दौलत लाती है, ऐसा माना जाता था। लेकिन दहली क्यों ऊंची होती थी? दहली का मतलब जो मेन द्वार का आप एंट्री गेट था, दहली उसको बोलते थे। तो उसका मतलब ये होता था कि घर का कूड़ा बाहर फेंक देते थे, उसकी वजह से गलियां ऊंची हो गई तो वो दहली भी उनको ऊंची करनी पड़ती थी। लेकिन इसको क्या मान दिया कि भई ये धन दौलत लाने वाली थी। सामने का दरवाज़ा अगर किसी दूसरे के घर के ओर न खुले तो वह सौभाग्य प्रदान करता था कि भाई अगर जो मुख्य द्वार है वो किसी दूसरे के घर के सामने न खुले न हो तो वो अच्छा माना जाता था। लेकिन अगर घर का लकड़ी का मुख्य दरवाज़ा भीतर की ओर न खुलकर बाहर की ओर खुले, घर का जो मुख्य लकड़ी का दरवाज़ा है अगर भीतर न खुलकर बाहर खुले गली में, तो पत्नी जो है अपने पति के लिए यंत्रणा का कारण बनती थी कि पत्नी वहाँ एक दैत्य का रूप धारण करके पति को तंग करेगी, यातनाएं देगी, उसके लिए एक समस्या का कारण बनेगी। कुछ इस प्रकार के अपशगुन वहाँ प्रचलित थे। ये नगर योजना थी। नगर योजना हमने पढ़ी कि भाई हमारी जो हड़प्पा संस्कृति थी उससे पूरी तरह से अलग थी। हमारी नगर योजना पूरी तरह से विकसित थी, लेकिन ये अभी उस लिहाज से बहुत पीछे थे। अब आगे देखिए कि उर नगर में नगरों के लिए एक कब्रिस्तान भी था जहाँ वो अपने शवों को दफन करते थे, जिसमें शासक जनसाधारण की समाधियाँ पाई गई। लेकिन कुछ लोग साधारण घरों के फर्शों के नीचे भी दफनाए हुए पाए गए थे।
ये कब्रिस्तान थे, यानी कि समाधान क्या करते थे मृत्यु के बाद। समाधियाँ भी बनी हुई, जो अमीर लोग थे उनकी समाधियाँ बनी हुई थी, लेकिन जो साधारण लोग थे वो अपने घरों में ही फर्श के नीचे जो शव थे उनको दफना देते थे। अब ये एक चित्र देखिए, जो एक चित्र दिया हुआ है, ये सबसे पहले यहाँ हौज का दिया है। हौज ज़मीन में एक ऐसा ढका हुआ गड्ढा होता है जिसमें पानी और मल इकट्ठा होता है। अब ये उर नगर का एक रिहायशी इलाका, उसका एक पिक्चर दी हुई है लगभग 2000 ईस्वी पूर्व। क्या आप चित्र में टेढ़ी मेढ़ी गलियों के अलावा 2 या 3 बंद गलियाँ भी खोज सकते हैं? ये उत्तर दिशा का संकेत दिया है। तो ये अगर आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो इस मैप में आपको अनेक गलियाँ बंद मिलेंगी। तो बड़ा टाइट कंजस्टेड जो है एक ये नगर बना हुआ था। तो इसमें कोई योजना नहीं थी, जिसने जहाँ देखा वहीं मकान बना लिया, गली बंद हो गई मकान बनाने से। तो इस प्रकार का ये जो हमारी हड़प्पा संस्कृति थी उससे बहुत पिछड़ा हुआ एक नगर योजना थी। इनकी नगर की कोई प्लान नहीं थी। अब आगे देखिए, पशुचारक के क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर, पशुचारक क्षेत्र में व्यापारिक नगर कि व्यापारिक नगर कहाँ कैसे विकसित। 2000 ईस्वी पूर्व के बाद मारी जो नगर है, मारी नगर एक विशेष नगर है, राजधानी के रूप में खूब फला फूला। आपने देखा होगा, आपने मैप पीछे देखा था, उस मैप में इसको मारी नगर को, मारी नगर दक्षिण के उस मैदानी भाग में नहीं था, दक्षिण के उस मैदानी भाग में नहीं था जहाँ खेती की पैदावार अच्छी होती थी, बल्कि यह फरात नदी के ऊर्ध्वाधारा पर स्थित था। ऊर्ध्वाधारा का मतलब जो नदी, फरात नदी नीचे की ओर बहती थी, जहाँ मिट्टी का कटाव होता था, ऊपर से नीचे की ओर लंबवत जो एक धारा बहती थी फरात नदी की, वहाँ पर था। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं, नीचे मानचित्र हम देखेंगे इसका का प्रयोग करके दिखाया गया है। इस ऊपरी क्षेत्र में खेती और पशुपालन के साथ साथ चलते थे, यानी कि खेती भी होती थी और पशुपालन भी वो साथ साथ लोग ऊपरी क्षेत्र में करते थे। मारी राज्य में वैसे तो किसान और पशुचारक दोनों ही तरह के लोग रहते थे, लेकिन उस प्रदेश का अधिकांश भाग भेड़ बकरी चराने वालों के लिए काम आता था, यानी कि मुख्य जो कार्य था वो भेड़ बकरी चराने वाले पशुपालन का ही होता था। पशुचारकों को जब अनाज, धातु, औजारों आदि की ज़रूरत पड़ती थी तो अपने पशुओं और उनके पनीर, चमड़ा, मांस आदि के बदले ये चीज़ें प्राप्त कर लेते थे, यानी कि वस्तु विनिमय कर लेते थे। अपने पास जो उनके पास पशुओं का वस्तुएं होती थी, उनसे बने कोई पनीर, चमड़ा, मांस, उसके बदले में वो अनाज और धातु के औजार उनसे प्राप्त कर लेते थे। बाड़े में जाने वाले पशुओं, बाड़े जो आप पशु बांधने का जो स्थान होता है, एक आप साधारण भाषा में भी अपने अलग अलग प्रदेशों में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन बाड़ा जो है पशुओं के बांधने का स्थान था। रखने वाले पशुओं के गोबर से बनी जो खाद भी किसानों के लिए उपयोगी होती थी, आज भी आप देखते हैं। फिर भी किसानों तथा गडरियों के बीच में कई बार झगड़े होते थे। किसान खेती करता था, गडरिये पशुपालन का काम करते थे। गडरिये कई बार अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोए हुए खेतों से गुजार कर ले जाते थे, जिससे किसान की फसल को नुकसान पहुंचता था। इस वजह से उनके बीच झगड़ा होता था। ये गडरिये खानाबदोश होते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमक्कड़ थे, रहते थे। कई बार किसानों के गांव पर हमला बोलकर उनका इकट्ठा किया हुआ माल, धन, अनाज भी लूट लेते थे। दूसरी तरफ कई बार ऐसा भी होता था कि बस्तियों में रहने वाले लोग भी इन पशु चारकों का रास्ता रोक लेते थे, उन्हें अपने पशुओं को नदी नहर तक नहीं ले जाने देते थे। ये दोनों स्थितियाँ यहाँ दी गई हैं। मेसोपोटामिया के इतिहास पर नज़र डालें तो पता चलेगा कि वहाँ के कृषि के समृद्ध हुए मुख्य प्रदेश में यायावर अगला चैप्टर हम करेंगे, जो खानाबदोश घुमक्कड़ लोग थे, समुदायों के झुंड पश्चिमी जो मरुस्थल है वहाँ से आते थे, जो ये घुमक्कड़ लोग थे। ये गडरिये गर्मियों में अपने साथ उपजाऊ क्षेत्र के बोए हुए खेतों में अपनी भेड़ बकरियां ले आते थे। ये समूह गडरिये फसल काटने वाले मजदूर, भाड़े के सैनिकों के रूप में आते थे और समृद्ध होकर कई बार यहीं भी बस जाते थे। दूसरे स्थानों पर आते थे, लेकिन कई बार ये फिर मजदूर फसल काटने के लिए मजदूरी का काम भी करते थे, भाड़े के सैनिक के रूप में भी ये काम करते थे। कई बार ये इतने ताकतवर हो जाते थे, समृद्ध हो जाते थे कि उन्हीं स्थानों पर बस जाते थे। इनमें से कुछ ने तो अपना खुद का शासन भी स्थापित कर अपनी शक्ति को साबित किया। ये खानाबदोश लोग
एमोराइट, असीरियाई, आर्मीनियाई जाति के होते थे। इनकी जातियाँ, इन जातियों से खानाबदोश लोग होते थे। आगे विषय 5 में हम इनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। मारी के जो राजा थे एमोराइट समुदाय के थे। जो मारी का राजा था इसी एमोराइट, जो ये खानाबदोश गडरिये थे, इसी समुदाय से था। इसकी पोशाक वहाँ के मूल निवासियों से भिन्न थी, नहीं मिलती थी, क्योंकि उनके बीच का नहीं था, वो बाहर का था। उन्होंने मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का आदर ही नहीं किया, बल्कि स्टेपी क्षेत्र के जो देवता हैं डैगन, जो आपने स्टेपी घास के मैदान पढ़े थे, वहाँ का जो देवता था डैगन, उसके लिए मारी नगर में एक मंदिर भी बनवाया था। यानी कि वहीं की संस्कृति को इन्होंने अपनाने का प्रयास किया। इस प्रकार मेसोपोटामिया का समाज, वहाँ की संस्कृति भिन्न भिन्न समुदायों के लोगों और संस्कृतियों के लिए खुली हुई थी। यानी कि वहाँ का समाज जो था वो सभी लोगों के लिए खुला था। किसी भी प्रकार का किसी के साथ ऐसा कोई भेदभाव नहीं था। विभिन्न जातियाँ और समुदायों के लोग परस्पर मिश्रित होकर वहाँ की सभ्यता की जीवन शक्ति को बढ़ा रहे थे। यानी कि सभी मिलजुल कर वहाँ रह रहे थे। तो यहाँ एक चित्र दिया हुआ है, अभी हम देखेंगे। एक योद्धा है, अपने हाथों में एक लंबा भाला और एक खपची की ढाल पकड़े हुए हैं, जो चित्र में दिखाया। एमोराइट लोगों की खास पोशाक यहाँ पर दिखाई गई है, सुमेरियन योद्धा से जो भिन्न है। एक सीपी पर उकेरा गया था, जो 2600 ईस्वी पूर्व का है। ये चित्र देखिए, जिस योद्धा के बारे में हमने अभी पढ़ा था, ये एक भाला लिए हुए एक योद्धा दिखाया गया है। ये आप देख सकते हैं इस चित्र में। अब ऊपर एक ये मैप देखिए, जो ये मैप दिया हुआ है, इसमें मारी शहर ये दिखाया है। हमने पीछे भी मैप में इसको देखा था। ये प्रमुख शहर आपने पढ़ा था। इसमें ये जो एक फ़रात नदी ये देख रहे हैं आप, फ़रात नदी को आपने, ये हमारी फ़रात नदी आप देख रहे हैं इसको। तो फ़रात नदी के आसपास जो ये ग्रीन, इसके दोनों साइड ग्रीन जो हरा है, यहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती थी। चरागाह क्षेत्र था ये, लेकिन बाढ़ आती थी लगभग हर वर्ष जब नदी में तेज़ पानी आता था। तो ये ग्रीन आप पार्ट देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो हिस्सा है, जो डॉटेड ग्रीन कुछ हिस्सा है, बिंदु दोनों साइड, ये जो हिस्सा है ये आपका कृषि योग्य भूमि दी हुई है, जो कृषि योग्य भूमि थी। ये जो येलो दोनों तरफ येलो इलाका दिया हुआ है, ये येलो टाइप का, ये आपका चरागाह भूमि थी, जहाँ नहर का पानी नहीं पहुँच पाता था। चरागाह भूमि होती थी, ऊंचे स्थान थे। और नेक्स्ट दिया है बसंत में, ये जो इस प्रकार का हिस्सा दिया हुआ है, ये जो हिस्सा था, ये बसंत में यहाँ चरागाह के लिए ये प्रयोग होता था। और ये जो बीच में डॉटेड लाइनें दी हुई हैं, ये नीली टाइप, ये मौसमी धाराएं जो है नदियों की बहती थी। और नीचे जो हिस्सा यहाँ पर दिया हुआ है, ये सारा, ये आपका निचली भूमि में जो पठार का स्टेपी प्रदेश है, ये वो दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये हमने मारी घाटी के आसपास का जो इलाका आपने पढ़ा। नेक्स्ट देखिए कि मारी में जो जिमरीलिम का राजमहल है 1810 से 1776 ईस्वी पूर्व का, वो दिखाया गया है। ये कितना एक भव्य इसका एक पिक्चर दी हुई है। ये सिंहासन कक्ष दिया हुआ है, सभागृह दिया है, बाहरी आंगन, भीतरी आंगन, कितना बड़ा एक ही इसमें प्रवेश द्वार दिया हुआ है। ये प्रवेश द्वार, ये साथ में इधर कुआं दिया हुआ है। तो ये इसका एक शाही निवास भी आप यहीं इसमें देख सकते हैं। भीतरी आंगन जो है इसके इस साइड ये दिखाई नहीं दे रहा है पिक्चर में, तो शाही निवास भी यहीं पर होता था। तो इसमें सारा पिक्चर जो है आप इसको देख सकते हैं। इस कितनी भव्य एक शाही दिया हुआ है। अब नीचे देखिए एक प्रांगण दिया हुआ है, इस साइड में प्रांगण, और इधर जो लिपिक कार्यालय दिया उसमें बेंचों और मिट्टी दानों के साथ मिट्टी दानों में पट्टिकाएँ भी रखी हुई है, ये उसका दृश्य दिया हुआ है। तो इस चित्र को आप देख सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट एक चित्र और भी दिया हुआ, ये शाही निवास उसका कुछ हिस्सा इस साइड दिया है। रसोई है उसी भवन का है, जिमरीलिम के महल का, जो पूरा उस पेज पे नहीं आया हुआ है। कार्यशाला और रसोई दी हुई है, शाही निवास दिया हुआ है नीचे। इधर रसोईघर का चित्र है, शौचालय और स्नान गृह भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। इसी के साथ नीचे दीवार पर कुछ पेंटिंग्स दिखाई गई हैं कि भाई ये क्या
कैसे सुंदर इसको बनाया गया था। अब इसी प्रकार यहाँ थोड़ा इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए कि इस जिमरीलिम का मारी महल जो है उसमें क्या है। मारी का विशाल राजमहल वहाँ के शाही परिवार का निवास स्थान तो था ही, साथ ही प्रशासन और उत्पादकता, विशेष रूप से कीमती वस्तुओं के आभूषणों के निर्माण का मुख्य केंद्र भी था। राजा का निवास के साथ साथ जो कीमती आभूषण उत्पादन उनका भी मुख्य केंद्र था। अपने समय में यह इतना अधिक प्रसिद्ध था कि उसे देखने के लिए ही उत्तरी सीरिया का एक छोटा राज्य आया, पूरा राज्य उनको देखने के लिए आया। वह अपने साथ मारी के राजा जिमरीलिम के नाम उसके एक अन्य राजा का परिचय पत्र भी लेकर आया उसका महल देखने के लिए। दैनिक सूचियों से पता लगता है कि राजा के भोज की मेज़ पर हर रोज़ भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ पेश किए जाते थे, जैसे आटा, रोटी, मांस, मछली, मदिरा, फल, वियर, यह सब कुछ। संभवतः वह अपने साथियों के साथ सफ़ेद पत्थर जड़े आंगन 106 में बैठकर बाकायदा भोजन करता था। नक्शा देखने से आपको पता चलेगा कि राजमहल का सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार है और जो उत्तर की ओर बना हुआ था, ये हमने पढ़ा था अभी, उसके विशाल खुले प्रांगण सुंदर पत्थरों से जड़े हुए थे। विदेशी अतिथि और अपने प्रमुख लोगों से कमरा 132 में मिलता था। इसमें आपने नंबर भी पढ़े थे, इनके कमरा में नंबर भी लिखे हुए थे, इस मैप में आपने देखा होगा। जहाँ के भित्ति चित्रों को देखकर आगंतुक जो हैं लोग हतप्रभ हो जाते थे, जो आने वाले लोग थे हैरान हो जाते थे, इतने सुंदर वहाँ चित्र बने हुए थे। राजमहल 2.4 हेक्टेयर के मध्य के क्षेत्र में स्थित एक अत्यंत विशाल भवन था, जिसमें 260 कक्ष बने हुए थे। यानी कि अगर महल का वर्णन करें तो ये सारा वर्णन हमने पढ़ लिया। 260 कक्ष कमरे उसके अंदर थे। 2.4 हेक्टेयर यानी कि मल्टीप्लाई 2.5 एकड़, तो ये इसके एकड़ बन जाएंगे। एक जो हेक्टेयर है वो लगभग 2.5 एकड़ जो ज़मीन है उसका होता है। तो ये हमने इस मारी स्थित महल का एक जिक्र यहाँ पढ़ा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप जहाँ से छोड़ा था, किंतु मारी के राजाओं को सदा सतर्क और सावधान रहना पड़ता था। विभिन्न जनजातियों के चरवाहे राज्य में चलने फिरने की इजाज़त तो थी उनको, पर उन पर कड़ी नज़र रखनी होती थी कि लोग आ जा सकते थे, चरवाहे पशुपालन करने वाले लोग, उनकी इजाज़त थी आने की, लेकिन उनसे हमेशा सतर्क उनको रहना पड़ता था, कड़ी नज़र उन पर रखी जाती थी। राजाओं उनके दरबारियों के बीच हुए पत्र व्यवहार से अक्सर इन पशुचारकों की जो गतिविधियां हैं और उन शिविरों का उल्लेख मिलता है। एक बार एक पदाधिकारी ने राजा को लिखा कि उसने रात को बार बार आग से किए गए संकेतों से देखा कि जो एक शिविर से दूसरे शिविर को भेजे गए थे, और उसे संदेह है कि कहीं किसी छिपे छापे या हमले की योजना तो नहीं बनाई जा रही है। कुछ इस प्रकार के विवरण हमें मिलते हैं जो ये करते हैं कि वे इन लोगों के प्रति आशंकित भी थे। मारी नगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था, जहाँ से होकर लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, मदिरा आदि दूसरे जो किस्म थी कहीं, वो माल नावों के जरिए फ्रात नदी के रास्ते होते हुए दक्षिण तुर्की, सीरिया, लेबनान, इन देशों में ऊंचे स्थानों पर भेजा जाता था। मारी नगर व्यापार के बल पर समृद्ध हुए शहरी केंद्रों का एक अच्छा उदाहरण है। जो मारी है वो एक शहरी केंद्र है, व्यापारिक केंद्र है, व्यापार नगर है। दक्षिणी नगरों को घिसाई पिसाई के पत्थर, चक्कियाँ, लकड़ी, शराब और तेल के पीपे ले जाने वाले जो जलपोत हैं वो मारी में रुका करते थे। मारी के जो उत्तर अधिकारी थे जलपोत पर जाते थे और उस पर लदे हुए सामान की जांच करते थे। एक नदी में 300 मदिरा के पीपे रखे जाते थे। मदिरा जो शराब होती थी, पीपे यानी कि जो उनके टिन होते थे, जिसको कनस्तर बोल देते हैं, टिन बोल देते हैं आप, यानी कि कोई पैमाना जिसके अंदर उसको रखा जाता था। उसे आगे बढ़ने की इजाज़त देने से पहले उसे लदे हुए माल की कीमत का लगभग 10% भार जो टैक्स है वो देना पड़ता था। 10% यानी कि 100 रुपये की अगर कोई चीज़ है तो 10 रुपये उनको टैक्स देना पड़ता था, जो एक विशेष किस्म की नौकाओं में आता था, जो है खाद्यान्न। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कुछ पट्टिकाओं में साइप्रस एक यूरोपियन कंट्री है। साइप्रस के
अलासिया जो द्वीप है से आने वाले तांबे का उल्लेख मिलता है। यह द्वीप उन दिनों तांबे और टिन के व्यापार के लिए मशहूर था। साइप्रस यूरोपियन कंट्री का एक देश है, छोटा सा देश है, परंतु यहाँ रांगे का व्यापार भी होता था। हालांकि कांसा औजार हथियार बनाने के लिए मुख्य औद्योगिक सामग्री था, इसलिए इसके व्यापार का बहुत महत्व था। इस प्रकार यद्यपि मारिज और राजसैनिक दृष्टि से उतना मजबूत नहीं था, परंतु व्यापारिक और समृद्धि के मामले में यह अद्वितीय था, बहुत ही अनोखा था, बहुत विकसित था व्यापार और अमीरी के मामले में, लेकिन सैनिक शक्ति के मामले में ये उतना डेवलप, उतना ताकतवर नहीं था। मेसोपोटामिया के नगरों की खुदाई के बारे में देखिए। आज मेसोपोटामिया के जो पूरा स्थल है उनके उत्खनक पहले के उत्खननों की अपेक्षा बहुत कुशल हैं। उनके कार्य जो है यथार्थ और परिशुद्धता और अभिलेखन का स्तर बहुत ऊंचा है। यानी कि जो पहले जिन लोगों ने खुदाई की उनसे आज के जो इतिहासकार हैं, उन स्थानों की खोज करने वाले, खुदाई करने वाले बहुत ही विकसित हैं, वो कुशल हैं, प्रशिक्षित हैं, हथियार हैं उनके पास, आधुनिक उपकरण हैं। इसलिए अब इस तरह के बड़े बड़े जो इलाकों की खुदाई नहीं की जाती जैसी उर नगर में की गई थी, जैसे पहले उर नगर में की गई थी। इसके अलावा बहुत कम पुरातत्वविदों के पास इतनी बड़ी धनराशि होती है कि वे एक साथ बड़े दल को खुदाई पर लगा सके। इस प्रकार जानकारी प्राप्त करने का तरीका आज बदल गया है। इस संबंध में अबू स्लाविक, इसको नोट कीजिए, अबू स्लाविक जो है नाम के एक छोटे से कस्बे का उदाहरण ले। एक छोटा सा शहर था, ये कस्बा था, क्या नाम था? अबू स्लाविक। यह कस्बा 2500 ईस्वी पूर्व में लगभग 10 हेक्टेयर ज़मीन पर बसा हुआ था। 10 हेक्टेयर, हेक्टेयर बार बार आ रहा है, आप कमेंट करके बताएं कि हेक्टेयर क्या है। 2500 ईस्वी पूर्व में बसा हुआ था ये 10 हेक्टेयर में। इसकी आबादी 10,000 से भी कम थी। इसकी दीवारों की रूपरेखा की ऊपरी सतहों पर सर्वप्रथम खरोंचदार निकाला गया था। इसकी सतहों को सतहों को खरोंच कर निकाला गया था। इस प्रक्रिया में जो टीले की ऊपरी सतह को किसी बेलचे या फावड़े, अन्य तेज धार फावड़े चौड़े सिरे से कुछ मिलीमीटर तक खरोंचा जाता है। नीचे की मिट्टी तब तक कुछ नम पाई गई। पुरातत्वविदों ने विभिन्न रंगों और उसकी बनावट, ईंटों के आधार पर स्थिति और गड्ढों तथा अन्य विशेषताओं का पता लगाया। जब इसकी खुदाई की गई तो वहाँ पर पहले इनको सर्वप्रथम खरोंच कर निकाला गया जो उपकरण थे, लेकिन धीरे धीरे फिर उनको तरीके बदलते गए। नीचे नमी, मिट्टी, गीली कुछ इस प्रकार की पाई गई तो उन्होंने अपने तरीके बदले, गड्ढों तथा अन्य विशेषताओं का पता लगाया। वहाँ की ईंटें, बनावट, क्या विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ वहाँ पाई गई। जिन थोड़े से घरों की खोज की गई उन्हें खोद कर निकाला गया। पुरातत्वविदों ने पौधों और पशुओं के अवशेषों को प्राप्त करने के लिए टनों मिट्टी की छानबीन की। इसके चलते उन्हें पौधों और पशुओं की अनेक प्रजातियों का पता चला। उन्हें बड़ी मात्रा में जली हुई मछलियों की हड्डियाँ भी वहाँ से मिली, बुहार कर बाहर गलियों में डाल दी गई थी। वहाँ गोबर के उपलों के जले हुए ईंधन से निकले हुए पौधों के बीज, यानी कि जो गोबर के उपले आप आज भी इनको प्रयोग करते हैं, तो सारी चीज़ें वहाँ भी पाई जाती थी। तो ईंधन में से जो निकले पौधों के बीज हैं वो भी वहाँ पाए गए। इससे रसोईघर का पता चलता है। यह स्थान रसोईघर है। घरों में रहने के कमरे कौन से थे यह जानने के संकेत बहुत कम मिले हैं। वहाँ की गलियों में सूअरों के छोटे बच्चों के दांत पाए गए, जिससे पुरातत्वविदों ने यह अनुमान नहीं लगाया कि यहाँ मेसोपोटामिया नगर की तरह यहाँ भी सूअर के छोटे घूमे फिरते थे, यानी कि जो सूअर थे वो खुले घूमते थे। एक घर के आंगन में नीचे किसी मृतक को दफनाया गया था, उसके साथ सूअर के कुछ अवशेष भी मिले। इससे प्रतीत होता है कि व्यक्ति के मृत्यु के बाद जीवन में खाने के लिए सूअर का कुछ मांस हो सकता है रखा गया हो। पुरातत्वविदों ने कमरों के फर्श पर बारीकी से अध्ययन करने पर यह जानना कि घर के कौन से कमरे पर पोपलार, यानी कि एक लंबा जो पतला पेड़ था, उसके लठ डंडा, खजूर की पत्तियों, घास फूस की छतें थी, कौन से कमरे बिना किसी छत के खुले आकाश के नीचे होते थे। तो ये जानकारियाँ वहाँ से प्राप्त की गई। मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व देखिए क्या था कि जो शहरी जीवन को वे बहुत महत्व देते थे। ये इनकी एक विशेषता है।
यहाँ अनेक समुदाय संस्कृतियों के लोग इकट्ठे रहा करते थे। युद्ध में शहर नष्ट हो जाने के बाद वे अपने काव्यों के जरिए उन शहरों को याद करते थे जो उनके स्थान शहर नष्ट हो जाते थे, फिर अपनी कविताओं के माध्यम से उनको याद करते थे। मेसोपोटामिया के लोगों को अपने नगरों पर कितना गर्व था, उस इस बात का सबसे अधिक मर्मस्पर्शी जो वर्णन है गिलगेमिस महाकाव्य में मिलता है। जो गिलगेमिस एक राजा का नाम भी है और महाकाव्य भी है। यह काव्य 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया था। ऐसा कहा जाता है कि गिलगेमिस ने एनमर्कर के कुछ समय बाद, एनमर्कर के बारे में हमने पहले पढ़ा था, उरूक नगर पर शासन किया था, यानी कि उरूक नगर का राजा था, एनमर्कर के बाद में रहा। वह एक महान योद्धा था, दूर दूर के प्रदेशों को उसने अपने अधीन कर लिया। लेकिन उसे उस समय गहरा झटका लगा जब उसका वीर मित्र अचानक मर गया। इससे दुखी होकर वह अमरत्व की खोज में निकल पड़ा। उसने सागर महासागरों को पार किया और दुनिया भर का चक्कर लगाया, मगर उसे अपने साहसिक कार्य में सफलता नहीं मिली। हार कर गिलगेमिस अपने नगर उरूक लौट आया। यहाँ वह अपने आप को सांत्वना देने के लिए शहर की जो 4 दीवारें थी उसके आगे पीछे चहलकदमी कर रहा था। तभी उसकी नज़र उन पक्की ईंटों पर पड़ी जो नींव में रखी गई थी। वह भाव विभोर हो उठा। इस प्रकार उरूक नगर की विशाल प्राचीर पर आकर उसे महाकाव्य की लंबी वीरतापूर्ण और साहसी भरी जो कथा है उसका अंत हो गया। यानी कि उसे नींव मिली, नींव में कि जो मजबूत पत्थर लगाया गया, जो मृत्यु है, मृत्यु अटल है। और ऐसे वीर जो हैं राष्ट्र के लिए, आपके शहर के लिए, राष्ट्र के लिए एक नींव का, मजबूत नींव का काम करते हैं। गिलगेमिस एक जनजातीय योद्धा की तरह नहीं कहता कि उसका अंत निश्चित है, पर उसके पुत्र तो जीवित रहेंगे, कि वह मरेगा लेकिन उसके पुत्र जीवित रहेंगे, इस नगर का आनंद लेंगे। इस प्रकार उसने अपने नगर में ही सांत्वना मिली जिसे उसकी प्यारी प्रजा ने बनाया था। ये एक शिक्षाप्रद यहाँ कहानी दी गई है। लेखन कला की देन। मर्मस्पर्शी कहानियों किस्सों की तरह वर्णन तो जो मौखिक रूप से एक दूसरे को सुनाते हुए जीवित रखा जा सकता है कहानियों को, तो पर विज्ञान और गणित को बिना लिखे आप नहीं उसको याद रख सकते। किताबों की ज़रूरत पड़ती है ताकि विद्वान आने वाली पीढ़ियों को उनको पढ़ा सकें। मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन उसकी काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा है। इसको नोट कीजिए, ये उनकी सबसे बड़ी देन है, काल गणना गणित का जो एक परंपरा दे के गए। 1800 ईस्वी पूर्व के आसपास कुछ पट्टिकाएँ मिली जिसमें गुणा और भाग की तालिकाएँ दी हुई है। वर्ग व तथा वर्गमूल, चक्रवृद्धि ब्याज की सारणियाँ दी है। इसमें 2 का वर्गमूल यह दिया गया है, ये आप देख सकते हैं वर्गमूल। इसे हल करें तो इसका उत्तर ये होगा, पर इसके सही उत्तर ये। इन दोनों को आप मैच करेंगे, थोड़ा ही अंतर इनके बीच में है, थोड़ा सा बिल्कुल अंतर है। उस समय के विद्यार्थियों किस प्रकार के सवाल हल करने होते थे। अगर एक खेत का क्षेत्रफल इतना इतना है, वह 1 अंगुल गहरे पानी में डूबा हुआ है, तो संपूर्ण पानी का आयतन आप बताइए। तो ये उस समय के बच्चे जो थे उनको मैथ इस प्रकार पढ़ाया जाता था। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक पूरे वर्ष को 12 महीनों में बांटना उनकी देन हम पढ़ रहे हैं कि उन्होंने विश्व को क्या दिया। 1 महीने को 4 हफ्तों में बांटना, 1 दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, यह विभाजन सब आज हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है, यह मेसोपोटामिया के लोगों की देन है। समय का उपयुक्त विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों ने अपनाया। इस विभाजन को सबसे पहले सिकंदर के जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने अपनाया। वहाँ से वह रोम, फिर इस्लाम की दुनिया में गया, फिर मध्ययुगीन जो यूरोप है वहाँ से देश दुनिया में ये फैलता चला गया। तो इस प्रकार मेसोपोटामिया के लोगों की जो देन है उसको आप देखें कि कितनी महान देन उनकी रही। तो नेक्स्ट हम थोड़ा 2-4 मिनट की वीडियो बचती है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें। जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उनको कमेंट में अवश्य आप उनका आंसर दें, यही हमारी फ़ीस होगी। धन्यवाद। छोटा सा पार्ट बचता है 2-4 मिनट का, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।